और भी कई तरह की बातें। ठीक है ना, आज हम मैप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उस समय हमने डिनोट करके आपको बताया था कि जो है वो तीनों साइड से जो है वो घिरा हुआ होने के कारण जो है इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे अभी आप देखिए कि इस साइड वाले इलाका से जो था वो हिंदकुश पर्वत, एक वो आपका यहाँ से हिमालय जा रहा है, दूसरा यहाँ से जो है ये आता है अराकामा पर्वत। तो ये तीनों पर्वतों के बीच में जो इस साइड में जो भी देश है वो सब जो है वो आपको भारत में आता है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्रश्न इससे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहादेश नहीं है। तो इसमें जैसे अब देखिए है कौन कौन, तो भारतीय उपमहाद्वीप के देश लिखते चलते हैं, तो थोड़ा सा लिखते भी चलिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश ऐसे करके लिखिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो नेपाल, नेपाल, फिर यहाँ पे है भूटान, भूटान, फिर यहाँ हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर भारत, श्रीलंका, और यहाँ पे जो है वो मालदीव देश है वो। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये अफगानिस्तान का सीमा जो है यहाँ से लगता है। इस पर्वत का फैलाव जो है अफगानिस्तान में भी इसका है, तो इसको भी समझा जाता है। लेकिन ये चीजें जो है ऑप्शन बेस पे काम करता है कि ऑप्शन जिस तरह का होगा उसी तरह से बातचीत करेंगे। लेकिन जो भी देश यहाँ पे हमने लिखा है ये सब जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के देश है। जिसमें नहीं कौन है, जैसे चीन नहीं है, उसके बाद म्यांमार या बर्मा जिसको बोलते हैं ये नहीं है। यही दोनों होगा जिसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ कि चीन होगा कि नहीं या इधर म्यांमार होगा कि नहीं। इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आते हैं आगे। आप देखिएगा, इसको मैं मिटाऊं। पड़ोसी देश के बारे में तो सभी लोगों को पता ही है कि कितने हैं, कहाँ है, नहीं है। तो इसमें पड़ोसी देश के बारे में जब हम चर्चा करें तो यहाँ पे हो जाता है पाकिस्तान, फिर इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान यहाँ पे मिलता है, फिर यहाँ पे चीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे पाकिस्तान, सॉरी नेपाल, फिर ये वाला हो जाएगा भूटान, ये बर्मा या म्यांमार, ये वाला जो हो जाएगा वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, और यहाँ ये श्रीलंका। उसके बाद यहीं से ये भी पड़ोस में ही पड़ता है, लेकिन ये मालदीव है। ठीक है, यहाँ तो ये तो दोनों जो है जल से संपर्क बनाता है, स्थल भाग से संपर्क बनाने वाले हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, अब ये हो गया। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत जो है वो दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। सभी को पता है कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में जो है वो दूसरे स्थान पे है।
पहले स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे जो हो जाता है वो यूएसए है, अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद जो हो जाता है इधर इंडोनेशिया हो जाता है चौथे स्थान पे। ठीक, तो उतना नहीं, एक स्थान जो है उसको ध्यान में रखें। इसमें अगर ये चीज हो गया, फिर उसमें मुस्लिम डीप में जाकर के नहीं पूछेगा, लेकिन मुस्लिम कंट्री को लेकर के चर्चा होती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ है, ये होता है। तो अ, आप इसको इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री देश है, क्योंकि वहाँ पे इंडोनेशिया का ऑप्शन देता है, लास्ट में देता है, आप देखेंगे उससे पहले यूएई देगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात को देगा, सऊदी अरब को लेकर के आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, पाकिस्तान को लेकर के आएगा, तब इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम कंट्री ही है, बट वहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम की जो आबादी है वहाँ पे है। ठीक, अब आइए अब आते हैं कि अब ये जो आबादी जो है, जो हमारा, उसमें आप देखिएगा कि पूरे विश्व का जो पॉपुलेशन है उसका भारत में जो निवास करता है वो है 17.5%। मतलब विश्व की कुल आबादी का जो है वो 17.5% निवास करता है भारत में। लेकिन अगर भूमि के दृष्टिकोण से देखें तो 2.4 है। 2.4% भूभाग जो है भारत का कवरेज करता है पूरे वर्ल्ड के स्थल भाग का। क्लियर। अब यहाँ देखें कि जैसे ये वाला जो भाग है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत एक पतला सा भाग जो है वो, यहाँ ये नेपाल वाला इलाका है, नेपाल वाला इलाका, ये भूटान और ये बांग्लादेश। यहाँ पे जो देखिएगा कि एक पतला सा जो है भाग जो है, जो आपको पूर्वोत्तर राज्य से कनेक्ट कर रहा होता है। अगर ये तीनों राज्य अगर मिल जाएगा तो इसको पूर्वोत्तर राज्य का कनेक्शन काट भी सकता है। ठीक, तो ये जो कनेक्शन कटेगा, ये दोनों, इसीलिए इसको तीन जो हो जाएंगे, ये राष्ट्र है, यानी त्रिकोणीय राष्ट्र के नाम से जो है जाना जाता है। इसके बीच वाला भाग जो है जिसको चिकन नेक बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, चिकन नेक हो जाएगा। हम आपको इसके बारे में भी पहले भी बताए थे कि इसको लेकर के जो है यहाँ पे आपको बंगाल से जो है, यहाँ बंगाल से जो है ये यहाँ पे जो है रूट लाया जा रहा है, जिससे यह पूर्वोत्तर राज्य से भी सीमा, मतलब कांटेक्ट बनाया जा सके। क्योंकि कभी भी इस पे प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा अभी तक तो नहीं है, ऐसी अभी संभावना भी नहीं दिख रही है। लेकिन खैर चलिए, ये चीजें हो गई। अब आते हैं, इसको लेकर के हो गया। अब इसमें जो सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है जो देश, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा जो चीन है, लेकिन चीन नहीं है। तो वो है आपका बांग्लादेश, सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ। दूसरे स्थान पे जो है, दूसरे स्थान पे चीन आता है। ठीक, दूसरे स्थान पे चीन है, फिर उसके बाद तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है, फिर उसके बाद तब नेपाल है, चौथे स्थान पे नेपाल है, तब उसके बाद पांचवें स्थान पे म्यांमार है, तब इसके बाद भूटान है, और उसके बाद भूटान हो गया, तब एक यहाँ से जो पतला वाला भाग जो मिलता है अफगानिस्तान का, वो सबसे लास्ट में होता है। सबसे कम सीमा साझा हमसे करता है अफगानिस्तान, सबसे अधिक सीमा साझा करता है वो है आपका बांग्लादेश। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, सिलसिलेवार ढंग से हमने मैप के सहारे आपको बता दिया। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा इसके जैसे हम लोग दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु के बारे में जो चर्चा होती है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए जरा इसको, इसमें जो, एक मिनट,
आप देखिए कि ये जो, अगर हम आते हैं सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पहले दक्षिणी भाग के बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो, पूरे भारत के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कि स्थल वाला का अलग, ये वाला का अलग। स्थल वाला का कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो इसका भूभाग जो है ना, जो पानी वाले भाग के अलावा जो स्थल वाला भाग है वहां के बारे में चर्चा होती है, तो फिर चेंज होता है। तो उस पे आएंगे। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, जहां के बारे में चर्चा होती है। ये जो है इसको इंदिरा कोल बोला जाता है। इंदिरा कोल, कोल ऐसे होता है, ये गलती लिखा गया है। इंदिरा कोल ये जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, और ये जो है द्रास घाटी में है। बट ये चीजें जो है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है वो आपको म, मतलब वही -55-60 के करीब में होता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये वाला भाग जो है वो पीओके का है, और यही से जो है आपका यहाँ पे सीओके चाइना ऑक्युपाइड का जो है वो है कश्मीर। ये है पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला जो है अक्साई चीन का भाग है। तो इसके बारे में हमने बताया। तो ये वाला भाग जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी यहाँ पे जो है वो सैनिक तैनात करना जरूरी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में यही है सबसे बड़ा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है इसको बुलाया जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, चर्चा करते हैं। इसको देखिए, जैसे सबसे अंत में हम जब चर्चा करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में जब चर्चा होती है, तो यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु में आपको पहले से पता है कि इंदिरा पॉइंट है, जो यहाँ पे है। वो डूबा था, इसके बारे में भी हमने आपको कई बार चर्चा किया है ना, कि दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। यहीं पे पिग्मेलियन पॉइंट भी है, यहीं पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। अब उसके बाद जो आते हैं, ये आपको भारत के मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु बोलेगा, भारत मुख्य भाग कहने का मतलब क्या है कि ये इसका मुख्य भाग है। क्लियर है? यानी ये इधर इसको और इसको छोड़ करके ये जो मुख्य भाग से अलग है, ये है ना, ये सब जो है भारत का ही भाग है, लेकिन ये अलग है। अगर बोलता है कि भारत के मुख्य बिंदु का, सॉरी, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो क्या है, तब वहां पर जो आएगा वो नाम जो हो जाएगा वो कन्याकुमारी, जिसको बोलते हैं केप कोमरन को कहते हैं, या कन्याकुमारी उसको बोलते हैं, जो मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अब आइए, ये हो गया चर्चा। अब उसके बाद, अब देखिएगा कि जैसे, अब ये तो हो गया उत्तर। अब आते हैं पश्चिम वाले इलाके में। पश्चिम जो है, जो कच्छ का रण जिसको बोलते थे, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, कच्छ का रण जो है, कच्छ एक ऐसा जिला है जो पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है ना। और यहाँ के बारे में हमने बताया था कि यहाँ जो है वो जो है वो दलदली इलाका के बारे में हमने चर्चा किया होगा। यहीं पे जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो एसी में है, जिसको नाम जो है गुहाड़ मोती के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, जो कच्छ जिला में पड़ता है। ये जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है एक। दूसरा जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो सबसे दलदली इलाका होने के कारण ये जो है वो एक तरह से समझिए क्षारीय है। ठीक, समुद्र से लगा होने के कारण ये क्षारीय है। ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका सबसे जो पश्चिम वाला बिंदु है उसके बारे में। अब आते हैं सबसे पूर्वी भाग जो होगा हमारा, वो कौन होगा। तो सबसे पूर्वी भाग जो होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये है किबुती गांव। किबुती पड़ता है, यह एक गांव का नाम है। ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है,
ये चीजें यहाँ यहाँ जब पश्चिमी वाले भाग में आ ही गए हैं, तो आपको हम बता देते हैं, जैसे मेघालय के बारे में जब चर्चा होती है तो इसमें हमने मानसिंग राव को चेरापूंजी के बारे में हमने चर्चा किया था कि चेरापूंजी में उतना बारिश नहीं होता है। ये चीजें हमने बताया था कि जैसे अगर रेगुलर जो वर्षा होती है उसके अनुसार से मानसिंग राव जो है वो सबसे अधिक वर्षा होता है। बट अगर ये मानसिंग राव के बारे में हो गया, तो ये जो है वो रोज वर्षा के दृष्टिकोण से अभी भी चेरापूंजी ही है। बट वार्षिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वहां पे मानसिंह राव होता है। लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वो मानसिंह राव में होता है। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे जो है वो आपको तीन पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया, तीनों पहाड़ी में आदिवासी निवास करते हैं। गारो, खासी और जयंतिया आदिवासी का भी नाम यही है। ठीक है ना। आदिवासी वाले में हम वीडियो में हमने इस चीज को जरूर जिक्र किया होगा, आप उसमें देखे होंगे। ठीक। एक चीज यहाँ पे जो पश्चिम, यहाँ पश्चिम वाले भाग में एक चीज छूट गया। ऊपर वाला भाग जो हो जाएगा वो कच्छ का रण कहलाता है, और नीचे वाला भाग जो कहलाता है वो स्वराष्ट्र कहलाता है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था, क्योंकि स्वराष्ट्र का जिक्र जो है वो आपको ईवीएस में किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसी स्वराष्ट्र वाले इलाके में यहाँ पे पड़ता है एक गिर पर्वत। ठीक है ना। गिर पर्वत उसी पे है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसी इसी में। ठीक। यहाँ पे भी जो है वो बाघ पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। अब आते हैं, अब आइए, अब एक चर्चा और आती है सबसे ऊंचे भूभाग को लेकर के, या सबसे ऊंची चोटी को लेकर के जो चर्चा होती है। हम इंडिया पे जो चर्चा कर रहे हैं उसी में, तो केटू के बारे में हमने एक बार चर्चा किया था, जिसमें आप देखे होंगे कि केटू में जब हम चर्चा किए होंगे तो उसमें जिक्र आया होगा। थोड़ा सा इसको बदल, ठीक है। यहाँ पे जो चर्चा होती है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। देखिए ये वाला जो भाग है, ये इस वाले भाग के बारे में हमने चर्चा किया था कि एक काराकोरम श्रेणी है। जैसे तीन तरह की श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, उसका लद्दाख श्रेणी, जास्कर के बारे में हमें बताया, फिर पीट पंजाल के बारे में हमने चर्चा किया था। तो इस तरह से कई श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा किया था, जो ट्रांस हिमालय का भाग था। उसी में ये जो है वो काराकोरम श्रेणी का है। इसी में K1 K2 करके जो है वो है। तो इसमें होता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। बट ये K2 जो भाग है वो अभी वर्तमान में भारत में नहीं है, पीओके का भाग है, ऑक्युपाइड कश्मीर का है। तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 काराकोरम, जिसको बोलते हैं। या काराकोरम बोलिए, K2 कहे तो, चाहे काराकोरम 2 कहे तो, बात एक ही है। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी जब चर्चा होगी तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो है वो कंचनजंगा है। लेकिन कंचनजंगा का 50% भाग नेपाल में पड़ता है, 50% जो है वो भारत वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जो है वो नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में है, तीसरे नंबर पे। ये नंदा देवी जो पहाड़ है, ये नंदा देवी जो पर्वत है, ये पूरी तरह से जो है भारत का हिस्सा है। क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीधे पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो पूर्णतः भारत में है उस वो ऊंची चोटी, तो फिर आ जाएगा ये नंदा देवी के बारे में चर्चा। खैर उतना नहीं, मेन दो चीज ध्यान में रखिएगा कि एक भारत में बोलेगा कंचनजंगा, और ऐसे भारत का बोलेगा तो K2 बोलेंगे। क्लियर है ये चीजें। अब आइए, अब यहाँ पे जो वर्षा की दृष्टि से जो हम देख रहे थे, ठीक, तो इसमें कई तरह की बातें हमने देखी। उसमें जिस समय हम, आप लोगों को तो नहीं बताया था, बट यहाँ पे जब 6 to 8 में जब चर्चा हो रही थी तो उस समय हमने इसके बारे में बताया था। जिसे कहने का मतलब आपसे इतना डीप में नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें चर्चा क्या हुआ था कि ये जो पश्चिमी घाट है, सभी को दिख रहा है पश्चिमी घाट, कोई यहाँ पे उठा हुआ है?
सुप्रिया कुछ पूछना चाहती? सर हाँ सुप्रिया बोलिए, कुछ कह रही हैं? हाथ उठाई हुई हैं, कुछ बोलना चाह रही है? सर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, नहीं सुने हैं, फिर से बोलिए तो। मानसिंडा, मेघालय। नहीं सर, मेघालय पता था, वो जो बोले ना मानसून, वो नहीं पता था। जैसे देखिए, सबसे पहले चेरापूंजी के बारे में चर्चा हुआ जी, अभी भी है जो चेरापूंजी में बारिश होती है अभी। लेकिन जैसे एक होता है कि डेली बेसिस पे अगर देखें तो अभी भी चेरापूंजी में बारिश होती है। लेकिन अगर वार्षिक लेवल पर देखें जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो जो है मानसून राव है। ऐसे सीधा अगर प्रश्न पूछता है तो सीधे मानसून राव मानना है, ठीक है ना, उतना डीप में जाने वाली बात नहीं। क्लियर? अब चलिए, कहाँ बता रहे थे चीज? कुछ बता रहे थे, अच्छा चलिए ध्यान में आया तो फिर बताएंगे। अब आते हैं इसके बारे में झील वगैरह को देख लेते हैं। जो झील के बारे में चर्चा होती है, झील जो हो जाएगा वो आपको चिलिका झील है, जो आपको पता है। ये झील को लेकर के चर्चा, खारे पानी को लेकर के हो जाएगा तो वो हो जाता है सांभर झील, ठीक है, जो राजस्थान में पड़ता है आपका, राजस्थान में। लेकिन अगर मैं ताजे पानी के को लेकर के जब चर्चा हुई तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में आपको पड़ता है। अब दो तरह की बातें इसमें आती है, पहले लिख लिख लिए। अब देखिएगा कि दो तरह की बातें क्या है, कि जितने भी जो मीठे पानी की झील जिसको बोले या ताजे पानी की झील बोले, वो सब जो झील होगा वो सब ठंडे इलाके में होगा, और जितना नमकीन वाला होगा वो सब गर्म इलाके में होता है। इस चीज को थोड़ा गौर करेंगे, है ना, क्योंकि नमक की मात्रा हर किसी में होता है, उसमें जो है मात्राएं अधिक होने के कारण जो है वो पाया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, जो सांभर झील है उसके पीछे क्या है कि ये जो झील है वो गर्म वाले इलाके में है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे जो पानी जो होता है वो उड़ जाता है, जो इसमें बचा हुआ चीज रहता है, जैसे हम लोग उबालते हैं पानी को तो अंदर में जो बचा हुआ रह जाता है कुछ चीज, आप देखते होंगे, उसी तरह से वहां पे जो है नमक जो है पानी उड़ जाता है, तो नमक वाला भाग जो है उड़ाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो सतही भाग होता है उठता है, जिसके कारण गर्म वाले इलाके में नमकीन झील पाया जाता है, नमक युक्त वाला जो भी ठंडा प्रदेश है उसमें जो है ताजे पानी की झील जो है वो पाई जाती है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बताया। ठीक है, उसमें भी अगर एक कभी कभी जिक्र आता है तेलंगाना को लेकर के, तो इसमें एक नाम है, कौन सागर है, हुसैन सागर, जो है वो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। तो ये जो है वो तेलंगाना में पड़ता है, पहले आंध्र प्रदेश में था बट अब तेलंगाना में है। ठीक है, ये चीजें। अब आते हैं इसके वन को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करें। पहाड़ी तो दिया हुआ है, इसको भी चर्चा कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। इसमें हिमालय के बारे में जो है वो चर्चा किया गया है। ये जो हिमालय की जो है वो तीन श्रेणियों के बारे में चर्चा है। सबसे ऊपर वाले जो श्रेणी है, जो सबसे उत्तर साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये वाली जो श्रेणी है इसको बोलते हैं हम लोग बृहत्तम हिमालय। बीच वाले को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सबसे नीचे वाला भाग है, जिस सबसे दक्षिण में पड़ता है, उसको शिवालिका बोलते हैं। ठीक है, जितना जो हम लोग घूमने जाते हैं, मनाली, शिमला, ये सब जो हिमाचल प्रदेश का जो भाग है, हिमाचल का शब्द का अर्थ ही है हिम का आंचल, यानी जो हो जाएगा बर्फ का। तो वो जितना भी है शिमला, मनाली, ये सब जो है वो सब मध्य हिमालय में पड़ता है भाग, जिसमें, ठीक है ना, ये वाले ये इस वाले भाग में मध्य हिमालय में वो वाला भाग जो है वो पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत जो है वो हिमालय है,
और यही जो है, तो ये सबसे जो है वो नवीनतम पर्वत है। और ये माना जा रहा है कि ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा जो है ये चीजें जो है वो बताई जाती है ज्योग्राफी में। बट अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाला भाग जो है उन सबसे नवीनतम पर्वत है। इसकी ऊंचाई भी सबसे, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में चर्चा होती है, वो भी सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो नेपाल में पड़ता है, जो स्थानीय भाषा में उसको सगरमाथा बोलते हैं। बट सबसे जो है वो लंबी श्रृंखला जिसकी है, श्रृंखला करने का मतलब लगातार यहाँ से वहां तक जो है ही इस तरह का, बहुत किलोमीटर में कई सारे देशों में फैला हुआ है, वो एंडीज पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका में वो भाग है, एंडीज पर्वत है, जिसको चिली देश की जो लगभग लगभग सीमा जो है वो बनाता है, ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे जब चर्चा होगी तो वहां पे हमने हिमालय को किया। तो हिमालय, जो भी हिमालयी नदियां होंगी, तो आप सोच लीजिए कि वो सबसे ऊंचा पर्वत है, वहां से जो भी नदियां होंगी उसमें जो होगा प्रवाह तेज होगा, जिसके कारण जो इसमें आपको गंगा देखने को मिल रहा है, यमुना है, इसमें जो होगा वो प्रवाह तेज होता है पानी का। उसके बाद दूसरी जो नदी जो आपको इसको ब्रह्मपुत्रा जो दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्रा इधर जो यहाँ पे है राक्षस ताल, यहाँ से जो है वो सांगपो नदी के नाम से निकलती है, और चाइना में सांगपो नदी के नाम से। फिर यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती, जैसे ही प्रवेश करती है, इसका नाम दिहांग नदी हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा में होता है। भारत के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय करता है ये आसाम में, जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, इसलिए पूरे देश में इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके जो है ये नदी जो है जैसे ही आपको प्रवेश करती है बांग्लादेश में, यह जमुना के नाम से जाना जाता है, यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर वो जा करके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे नाम ध्यान में नहीं है। और उसके बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये जितनी भी नदियां हमने बताई, ये सब उत्तर भारत में बहने वाली नदियां हैं एक दृष्टिकोण से देखें तो। ऐसे ब्रह्मपुत्रा जो है पूर्वोत्तर राज्य की नदियां हैं। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं एक चंबल, आप देख रहे होंगे ये नदी जो है, ये भी चंबल नदी जो है बिंदु पहाड़ी से जो है वो निकलती है, और यमुना में जो है वो मिल जाती है। यही चंबल नदी जो है, जो कोटा में जो है पानी की पूर्ति जो है इसी नदी के सहारे जो है वो किया जाता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में चर्चा है। ये अरावली पर्वत जो है वो आपको ये दुनिया की सबसे मतलब पुरानी बलीय पर्वत श्रृंखला है। बलीय कहने का मतलब, वलय का मतलब होता है छल्ला, एक के बाद एक परत वाला। तो वो जो होता है सबसे पुरानी बलीय पर्वत श्रृंखला है। ये धीरे 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 जो है वो आप जो है वो घिस गया हुआ है ना। अब इसी के बाद इधर आते हैं तो यहाँ पे विंध्य की पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी देखने को मिलता है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जो नदी निकलती है वो नर्मदा है। ऐसे भी विंध्य और सतपुड़ा, नर और मादा, नर्मदा, याद रखने का तरीका यही। दोनों के बीच से निकलता है नर्मदा, नीचे से निकलती है जो सतपुड़ा के नीचे से है वो ताप्ती नदी जो है वो निकलती है। ये दोनों नदियां जो है वो आपको अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली ये नदियां है। बाकी जितनी भी नदी के बारे में हमने चर्चा किया सब पूरब की तरफ बढ़ने वाली नदियां हैं। अब यहाँ पे आइए, एक जो है आप देख रहे होंगे ये पश्चिमी घाट करके लिखा हुआ होगा, और तटीय क्षेत्र लिखा होगा, ये वाला भाग, ये। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें दो तरह की बातें आती हैं। एक भाग जो है जो इस साइड वाला इलाका पड़ता है, जो पश्चिमी साइड का, उधर जो थोड़ा सा जमीन पड़ता है, ये भाग जो है यहाँ पे सदाबहार बन पाए जाते हैं। सदाबहार बनने का मतलब है कि यहाँ पे बराबर बारिश होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे जंगल जो है बहुत घना है ना। जो भी हमने चर्चा किया होगा जिसमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में जब हम आप लोगों को बताए होंगे, उस समय हम बताए होंगे कि जो भी विषुवत रेखा के क्षेत्र में जो भी देश पड़ता है वहाँ पे बारिश जो है वो रोज होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं बहुत घने होते हैं, वो एक समय में जो है वो साड़ी पत्ती नहीं गिराते हैं। वो
अलग अलग समय में जो है पत्ती गिराते हैं। इसके माध्यम से ये होता है कि जो सूरज का प्रकाश है वो जमीन पे नहीं पड़ पाता है, यह एक परत की तरह बन जाता है ना। जिसके बारे में अमेजन जंगल के बारे में चर्चा किए थे, तो उस समय हमने बताया था कि ये पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है। तो ये सब जो भी सदाबहार वन है वो यहीं पे पाए जाते हैं, यहाँ और पूर्वोत्तर राज्य वाले इलाका में। जिसमें आप देखेंगे मणिपुरी सब के बारे में जब चर्चा आता है तो वहाँ पे बड़ा बारिश से सब, या मेल्ट के बारे में जो होता है, जो नहीं बताया था 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर जो है वो बनाया जाता है घर मलौका। तो ये चीजें बनाई जाती है इसी सब को लेकर के, बराबर बारिश होने के कारण जो है यहाँ पे टेम्पररली जो है वो सब चीजें बनाई जाती है। तो इस वाले इलाके में जो है वो सदाबहार बन पाए जाते हैं। यहाँ पे मणिपुरी सब में जो है वो मिजोरम इस सब में जो है घास उस जो है ज्यादा होता है, ये सब, ये वाला इलाका। उसके बाद भी अब यहाँ पे आते हैं तो एक और होता है जो बीच वाला भाग में आता है, जो हम लोगों के साइड में जो पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। सदाबहार तो नहीं होता है, जिसको पर्णपाती वन बोलते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती करने का मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ के जो पौधे होते हैं वो एक समय में ऐसा आता है जिस समय पत्ते गिर जाते हैं सब, ठीक है ना। तो हिंदी फिल्म में गाना भी आता है, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो ये पतझड़ का जो समय आता है, जो एक ही समय में पूरा पत्ता गिर जाता है। पत्ता गिराने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ वो सिचुएशन कब आता है, वो सब गर्मी के समय में आता है। ऐसा इसलिए, उसके पीछे क्या रीजन है कि जो भी जमीन में जो नमी है वो बरकरार रह सके, इसलिए जो है पेड़ अपनी पत्तियां जो है वो जमीन पे गिराती है ताकि नमी पूरी सूख न जाए। क्लियर है। तो ये चीजें हो गया। तो इस वाले एक बहुत बड़े भूभाग में ये चीजें पाई जाती है यहाँ पे। तो जो भी पश्चिमी घाट वाले के बारे में हम चर्चा की, यहाँ के वन में पत्ते जो होंगे बहुत चौड़े चौड़े होंगे, यहाँ पे जो होगा उतना चौड़ा पत्ता नहीं होगा। फिर उसके बाद जब हम इसी को आते हैं, जब इधर वाले इलाका में जब हम चर्चा करते हैं, जब राजस्थान साइड में, तो यहाँ पे कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ पे कंटीली झाड़ियां पाई जाती है जिसमें बबूल पाए जाते हैं। यानी मोटा मोटी ये समझिए कीकर प्रजाति के जितने भी होंगे वो सब यहाँ पे पाए जाएंगे। नागफनी ये सब, जिसमें कांटे होते हैं पत्ते नहीं होते हैं, वही पत्ता जो होता है वहाँ पे कांटा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा कम होने के कारण जो है यही सब जीव होते हैं। जिसे रेगिस्तान में ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ये सब चीजें आप पढ़े होंगे। कंटीली झाड़ियाँ एक जो है आप देख रहे हो, गंगा ब्रह्मपुत्र इस सब के बीच से जो है यहाँ पे जो है एक द्वीप, एक जो है इसका निर्माण है, जिसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदर नाम पड़ने के पीछे है, सुंदर प्रजाति के जो वृक्ष है वहां पे पाए जाते हैं भारी मात्रा में, इसलिए वहां पे सुंदरवन जो है उसका नाम पड़ा। ये त्रिभुजाकार है। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं ये मैग्रो वन होते हैं। मैग्रो वन, ये मैग्रो वन होते हैं जो सागरीय पानी यानी नमकीन पानी में भी जो है वो उगते हैं, ऐसे पौधे होते हैं। यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें इसी के बगल में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आसाम वाले क्षेत्र में हमने बताया था आपको, जहाँ पे एक सींग वाले गैंडा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। आपको हम नेशनल पार्क वाले पीडीएफ ये चीजें जो है वो प्रोवाइड हमने कराया था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज और यहाँ चर्चा होती है, जैसे आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्रा में एक नदी द्वीप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जिसका नाम माजुली है, जो असम में पड़ता है आपका। जो दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है वो है माजुली, जो है कि ब्रह्मपुत्रा में ही पड़ता है, वो असम में पड़ता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी में ही है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कटाव होने के कारण, जिसका आप यहाँ पे जिक्र सुन रहे हैं कि यहाँ से जो है वो कट जाने के कारण, तो नदियों के बढ़ावड़ जो है, नदियों के गिरने से, जैसे देखिएगा ये पश्चिमी तट आपने देखा, पूर्वी तट को ध्यान से देखिएगा तो कहीं पे है कहीं पे नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, आप देख रहे होंगे कई सारी नदियां जो है वो गिर रही है, वो जो पहाड़ को काट करके जो है वो गिर रही है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये निकलती जो है वो पश्चिमी घाट वाले इलाके से निकलती है, और पूर्वी जो घाट है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो है वो थोड़ा सा डल है, नीचे है।
जिसके कारण इधर जो है कटाव ज्यादा होने के कारण जो पूरब साइड में जो है नदियां गिर रही है। क्लियर? अब आइए यहाँ पे, अब यही वाला भाग जो है, जो इस साइड वाला इलाका के बारे में तो हमने बता दिया कि भाई सदाबहार बन पाया था, और जो विपरीत साइड, जो पहाड़ के इस साइड वाला जो भाग है, इस इधर वाला, यहाँ पे जो है वो आपको शुष्क बन पाया था। कहने का मतलब, शुष्क कहने का मतलब वही कंटीली झाड़ी वाला, क्योंकि ये वाला इलाका जो हो जाता है वो पहाड़ के दूसरे साइड होता है, जहाँ पे जो एक तरह से समझिए कि पठारी भाग है, वो चीजें जिसको दक्कन का पठार कहा जा रहा होगा, ये चीजें देख लीजिए, है ना। यहीं पे आप देखेंगे कोलार के बारे में चर्चा होती है, जो कर्नाटक में है, जो किसके खान है, सोने की खान है, जिसके आप देखते होंगे एक मूवी भी आई थी जो KGF करके है, कोलार गोल्ड फील्ड, फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके आया था। तो यही यही इसी की कहानी है, बताया हुआ कि किस तरह से जो है वो तस्करी है, चाहे कुछ भी है, वो चीजें उसमें बताई गई है। क्लियर? अब आते हैं, ये चीजें आप समझ गए। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ये इसमें राज्य को लेकर के जो चर्चा होती है, इसमें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं राज्य को लेकर के, कि राज्य जो है, जिसको जिस शुरुआती दौर में, जिस समय जब बन करके पूरी तरह से तैयार हुआ था, उसमें 14 ही राज्य थे। धीरे धीरे जो है उसका बंटवारा होते होते, ये बंटवारा जो है वो शुरू हुआ था। इसको लेकर के 53 में कहानी घटी थी, जिसमें पोट्टी श्री रामालुंगम के बारे में हमने चर्चा किया होगा। इसको लेकर के उनकी अगुवाई में, कांग्रेस के बहुत जाने माने नेता थे, उनकी अगुवाई में जो है ये चीज किया गया था। एक अलग मांग की गई थी एक राज्य को लेकर के। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस आंदोलन में वो स्वर्ग सिधार गया, जिसके कारण वो आंदोलन और तेज हो गया। जिसके कारण हुआ क्या कि 1953 में जो है इनको एक अलग राज्य बनाना पड़ा, जो 15वां राज्य के रूप में जो उभर करके आया, वही आपका है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे जो है वो राज्य का डिमांड किया गया था टीसी रामानुजन के अगुवाई में। तो वो सबसे पहला राज्य जो बनकर के आया है वही है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य है। अब इसको लेकर के जब एक को मिलता है तो दूसरा और लोग भी जो है वो अपनी मांग को तेज कर देता है, या मांग नहीं भी होता है तो वो सोचता है कि नहीं, मेरा भी एक अलग राज्य होना चाहिए। तो इसको लेकर के जो है वो देश के कई भागों में जो है वो विरोध होना शुरू हो गया कि नहीं, मुझे भी मिलना चाहिए। मराठी वाले भी इसमें, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, पंजाबी, इस सब को लेकर के भी बातचीत शुरू होना शुरू हो गया। तो इसमें जो है वो क्या हुआ कि एक सर्वे करवाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने करवाया। तो उसमें ये चीज पाया गया कि जो रिपोर्ट जो पेश किया 1955 में शायद, कि भाषा के आधार पर जो है वो राज्य का बंटवारा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो फजल अली की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया, और उसके बाद सर्वे किया गया। तो उसने रिपोर्ट अपना दिया जो है 56 में आकर के, और उसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा हो, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए, सॉरी, प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग राज्य हो, ये संभव नहीं है। ये चीज कहा गया था। तो फजल अली की अध्यक्षता में जो है 7वां संविधान संशोधन करके राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो है वो 7वां संविधान संशोधन किया गया। और उसके बाद ये जो है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वो गठन हुआ, और यहाँ से जो है वो राज्य का जो होगा वो बंटवारा होना है, लेकिन हर भाषा के लिए अलग अलग राज्य हो, ये संभव नहीं है। तो ये चीजें जो हुई वो 56 में आई थी, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, किसकी अगुवाई में। फिर बाद में जो है चलते चलते 60 में जो है वो गुजराती और मराठी को लेकर के बात हुई, तो गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ। फिर उसी तरह से कई सारे बढ़ते गए। इसी तरह से पंजाबी लोगों का हुआ तो उधर आपको हरियाणवी से वो कटे, फिर बाद में उसी में से कट करके जो पहाड़ी इलाका था वो हिमाचल प्रदेश बना। उसको कुछ दिन तक यूटी रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश बना करके बाद में उसको 71 के करीब में जो है उसको राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये चीजें हुई।
फिर कहानी और भी आगे बढ़ा तो उस समय आप देख रहे होंगे कि इसमें जो जो ही अरब सागर साइड वाले में जो राज कर रहे थे, जैसे उसमें आपको बता दें कि जो इसका नाम क्या है, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली जो था, ये सब भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। ठीक है ना। लेकिन अब जो चर्चा आती है वो हम आते हैं अब एक के बाद 2014 में आते हैं, पूरा सेशन को छोड़ करके 2014 की घटना हुई। 2014 में जो है 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश फिर से बटा, और वो बट करके अलग हुआ आपको एक तेलंगाना के रूप में जो है वो 29वां राज्य बना। ठीक है, 29वां राज्य बन गया। लेकिन जब 2019 में जब ये 370 जब हटाया गया था, है ना, उस समय जो है ये जो कश्मीर जो राज्य था वो उसको दो भाग में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ। तो राज्य की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गया। और यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश हटे। ये कब बना था, 31 अक्टूबर 2019। सभी लोग डेट को जरूर याद रखें, कहीं पूछे तो ये चीजें हैं। तो ये बना था, दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया, ये चीजें हुई। 19 के जाते जाते 20 आया। 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, जो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इसको एक कर दिया गया। ठीक है, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली जो हो गया एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और आपको 28 राज्य हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, जिसके बारे में चर्चा होगी अभी देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा राज्य पर जब बात, थोड़ा सा और एक मैप और साझा करते हैं। अरे कथा ऐसे ही चलता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा धुंधला टाइप का आपको दिखेगा, बट दिखेगा जरूर। जिसके दमन एंड दीव के बारे में यहाँ चर्चा है, और दादरा नगर हवेली यहाँ है। ये दोनों जो हो गया वो हो गया। अब इसमें जो होती है पुदुचेरी को लेकर के, तो अब देखिए पुदुचेरी यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। एक पुदुचेरी का ही जो जिला है वो यमन है, यहाँ पे कराईकल यहाँ पे है, और एक माहे यहाँ पे है। उसको जरूर देख ध्यान रखिएगा। तो पुदुचेरी का जो हिस्सा, जो भाग है, वो आपको दो भाग जो है वो तमिलनाडु में है, एक आपको किसमें है, आंध्र प्रदेश में, और एक जो है वो केरला साइड में पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि केरला केरल का भाग है। केरल का भाग नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है ये भाग नहीं है उसका। ठीक है ना, ऐसे केरल नाम भी पड़ा है तो भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अप टू डेटेड जो है ये मैप है, आप मैप को जरूर ध्यान में रखिएगा। और कुछ और ध्यान में अगर आता है तो फिर बताते हैं। एक बार उस मैप को थोड़ा सा साझा कर लें। जितनी भी बातें हमने बताई है उसको थोड़ा सा एक बार वीडियो जरूर सभी लोग रिपीट करेंगे, ताकि जो है वो सब चीजें जो है वो आपको पूरी तरह समझ में आए। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कावेरी नदी के बारे में चर्चा होती है। देखिए, ये कावेरी हो गई, उसके बाद कृष्णा है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है तुंगभद्रा है, और यहाँ से ये वाला जो है वो गोदावरी नदी है। ठीक है, कृष्णा जो है वो महाबालेश्वर से निकलता है, और फिर जो है वो आपको बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिर जाती है। ठीक है, इसी तरह से कई सारी नदियां हैं जिसके बारे में चर्चा होती है ना। इसी गंगा नदी से जो है एक निकलता है, जो एक भाग जो नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिख रहा होगा, यही है हुगली नदी, जिसके बारे में होता है कि कलकत्ता शहर इसी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन जो 2000 सॉरी 1912 में 11 में शायद ये हुआ था कि जब दिल्ली दरबार लगा था,
उसी समय जो है इसके राजधानी को वहां शिफ्ट करने की बातचीत जो है वो कर दी गई थी। ठीक है ना। उसी समय जो है बंगाल से सॉरी बिहार से उड़ीसा जो है थी, लेकिन उसको करते करते समय लगा। बट ये चीजें जो है वो 12 तक जो है वो दिल्ली राजधानी चला गया था। ठीक है ना। दिल्ली दरबार लगा था इसमें। ठीक है। बंगाल विभाजन के बारे में पता ही है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। फिर ऐसे ये सब चीज आपसे नहीं पूछेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी। चलिए, तो ये चीजें हैं। तो जो बांग्लादेश आज देख रहे हैं वो पहले यानी 72 से पहले जो था, 71-72 से पहले जो था वो पुनः था। फिर बाद में चल करके जो है वो अलग हुआ। जिन महबूबा मुफ्ती जो अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के फादर की अगुवाई में जो है ये अलग हुआ था। इस दोनों के बीच में जो है यहाँ पे देखिएगा कि एक जल डमरू जिसके बारे में चर्चा होती है, जल संधि, जिसको पाक जल संधि बोलते हैं। ये पाकिस्तान इधर से अप एंड डाउन करता था, इसलिए नहीं था। ये जो है एक हुआ करते थे यहाँ के, शायद क्या बोलते थे उसको, अंग्रेजों के द्वारा, शायद का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, उनका नाम था एडमिरल पाक। उन्हीं के नाम पर जो है ये जो है पाक जल संधि जो है इसका नाम रखा गया था। यहाँ पे जो है पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका और भारत के बीच के डिस्टेंस को जो है वो मापने का या जाने का जो काम किया, एक राम सेतु ही बोलते हैं। और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म वाले जो मानते हैं इसको आदम ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों में है आदम हवा की कहानी जो है वो उसके अनुसार से वो बताते हैं, वो जो वो आदम ब्रिज है। और हिंदू धर्म के अनुसार से जो है राम सेतु जो है उसको बोला जाता है। ठीक है। और क्या बताना बाकी रह गया है। हाँ, उसके बाद जो है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, एक क्लियर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किसी पर्वत के ऊपरी भाग पर बसा हुआ है, जबकि जो लक्षद्वीप जो है वो शायद ये पर्वत है, मिनी का है शायद, पर्वत का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, जो अंडमान निकोबार उसी पर्वत के ऊपर वाले भाग पर बैठा हुआ है। और ये लक्षद्वीप जो है ये पॉलिप से, कोरल रीफ से जो है द्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। कोरल रीफ कहते किसको है, कभी फिल्म देखिएगा तो समुद्र के अंदर जैसे ही सी आएगा तो आपको रंगीन टाइप का दिखाई देगा आपको जंगल, तो समुद्री जंगल जिसको बोलते हैं वही है कोरल रीफ। ठीक है। उसी पर ये बसा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जिसपे ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम भाग ग्रेट बैरियर रीफ पे ही है। दुनिया का सबसे बड़ा रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो है ये चीजें। ठीक है। उसी का छोटा भाग जो है वो अपने यहाँ देखने को मिलता है। और आपको ये भी पता होगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। सबकी राजधानी को हम बोले थे कि आपको याद कर लीजिएगा। स्टेट सबको जो है वो किससे कौन साझा करता है, एक आध दो बार आप उसको अच्छे से जरूर देखें। ठीक है। ताकि ये उसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये पता रहे, ताकि आप उसको जो है जब भी उससे प्रश्न हो तो आप आसानी से उसको बना पाए। क्लियर है। यहाँ से चेन्नई से जो है इसका संपर्क जो है वो साधाया गया था, यहाँ से पोर्ट ब्लेयर तक जो है ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया इंटरनेट सेवा को जो है करने के लिए, ऐसा किया गया था। यहाँ अंडमान और निकोबार के बीच से जो है 10 चैनल रहता है जो दोनों को विभाजित करता है। चैनल किसको बोलते हैं, जैसे नहीं आप सुनते कि जो आरती शाह जो थी इंग्लिश चैनल पार कर गई, अब ये चैनल क्या होता है हमें भी पता नहीं है, लेकिन होता क्या है आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पे जल संधि है ना, तो ये जो जल संधि है, ये पतला वाला भाग मिलेगा तो जल संधि, ये पतला वाला भाग मिलता तो उसको चैनल बोलते हैं। ठीक है। तो इंग्लैंड साइड में पार की थी, वहां पे उस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल, जो पार की थी। ठीक है, तैर करके। खैर, लगभग मुझे जहां तक पता है छूट गया होगा तो फिर अगले क्लास में हम इसको चर्चा कर देंगे। मैक्सिमम चीजें हमने इसमें चर्चा कर दिया है, आप उसको देखिएगा समझिएगा। मैप का क्लास जो है वो मतलब बहुत जो है जो बताना है वो सब चीजें हमने बहुत सारी बातें इसमें आपको बता। ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। सुप्रिया वीडियो ऑन नहीं कीजिए, ठीक है, वीडियो ऑन नहीं कीजिए। ठीक है, कुछ पूछना ऑडियो के माध्यम से आप पूछिए। ठीक है। मैप है, इसको जरूर एक आध बार विजिट करिएगा।
लिख नहीं पाए होंगे। जैसे ये वाला भाग है, यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन कौन ये पता हो जाएगा, तो नहीं अपने आप पता हो जाएगा। तो है अभी लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद चंडीगढ़ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, सीधे लिखे दिल्ली, दिल्ली। उसके बाद दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, दमन और दीव एंड दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली हो गया। अब उसके बाद आइए पुदुचेरी, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। क्लियर? चलिए, सब केंद्र शासित प्रदेश हमने बता दिया है। अब इसमें से कोई नहीं पूछेगा तो क्या करेंगे वो आपको पता है। चलिए ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछिए।